नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बातें जीएस की पर। आज हम जानेंगे कि एक ऐसे संगठन के बारे में जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन चुका है। एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। साथ ही जानेंगे कि ब्रिक्स क्या होता है, इसकी स्थापना क्यों हुई थी और एनडीबी का मुख्य उद्देश्य क्या है और भारत की इसमें क्या भूमिका है। तो चलिए देखते हैं आगे विस्तार से। फर्स्ट बात करते हैं कि ब्रिक्स का परिचय पहले देते हैं। ब्रिक्स वास्तव में होता क्या है। ब्रिक्स एक अंतरराष्ट्रीय समूह है जिसमें 5 देश शामिल है। एक है ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। यानी ये जो 5 मुख्य देश हैं, इन्हीं देश से मिलकर ब्रिक्स बना था। फर्स्ट में जब ब्रिक्स नहीं हुआ करता था तो BIRC हुआ था, ब्रिक होता था, जिसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। साउथ अफ्रीका को 2010 में शामिल किया गया था और इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। R5 क्यों? क्योंकि इसके जो करेंसी हैं उस पर इन्हें R5 के नाम से जाना जाता है। इनकी जो करेंसी है वो सभी का जो फर्स्ट लेटर है वो R से स्टार्ट होता है। जैसे कि बात करते हैं ब्राजील, ब्राजील का है रियाल, उसी तरह से रशिया का है रूबल, इंडिया का है रुपए और चाइना का है रेनमिनबी और साउथ अफ्रीका का है रैंड। तो इस तरह से इसका जो आर अक्षर से शुरुआत होती है करेंसी, इसलिए इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। ये जितने भी देश हैं वो सब उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। वही एक रशिया है जो विकसित देश के रूप में कंसिडर किया जाता है। बाकी जो देश हैं, 4 अन्य देश हैं, वे एक विकासशील देश हैं और ये इनका मेन उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से परिपक्व होना और अपने अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा में लेके चलना। ब्रिक्स के बारे में बात किया जाए तो इसकी जो औपचारिक शुरुआत है 2009 में शुरू हुई गई थी, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल कर दिया गया था, इसलिए इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार लाना, यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों बैंकों को काउंटर करने के लिए ही जो क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एनडीबी बैंक का स्थापना किया गया था। विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करना, आपसी व्यापार, निवेश, विज्ञान, शिक्षा और टेक्नोलॉजी में सहयोग करना। क्यों जरूरी हो गया था ब्रिक्स? ब्रिक्स वही अभी बताया कि इसे IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों, जो कि पश्चिमी देशों का दबदबा ज्यादा रहता है, यही जो 2 बैंक हैं जो अन्य देशों को लोन देता है। लेकिन जैसे कि IMF है, बहुत सारे शर्त बना के लोन देते हैं। वर्ल्ड बैंक है, ये भी बहुत इनका जो दबदबा रहता है पश्चिमी देशों के कारण रहता है। जब पश्चिमी देश हाँ बोलेगा तब लोन देगा। तो इस तरह से इनका दबदबा को खत्म करने के लिए ही ब्रिक्स ने ब्रिक्स बैंक की स्थापना की थी, जिसे एनडीबी बैंक के नाम से जाना जाते हैं। आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिक्स जैसे मंच विकास देशों के हितों की रक्षा करते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी शामिल है, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो या ब्राजील हो, ये सब विकासशील देश हैं। इनके हितों की रक्षा करने के लिए ही ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। बात करते हैं इनका विश्व स्तर में किस तरह से अपना वर्चस्व स्थापित करता है। यही जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, इसमें देखने को मिलता है $4 बिलियन का योगदान देता है पूरे विश्व में। और वही ब्रिक्स अगर देखा जाए तो पूरे विश्व की जो GDP है उनका 23% रखता है ये जो ब्रिक्स देश है। इसी तरह से जो 18% का विश्व व्यापार करता है पूरे विश्व में और 45% ये जनसंख्या रखता है पूरे विश्व में। और इसी तरह से बात किया जाए तो 30% का ये भूभाग रखता है पूरे विश्व में। जहां जनसंख्या 45% का है, 30% का वहीं पे भूभाग रखता है। 18% का पूरे विश्व में व्यापार करता है, 20% पूरे विश्व का GDP रखता है और ये जो $4 बिलियन है वो विदेशी मुद्रा भंडार भी रखता है। तो इस तरह से ये एक प्रकार से परिपक्व वैश्विक आर्थिक संस्था के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत क्या हुई थी, इसे क्यों बनाया गया था, इसका मेन रीजन क्या था। तो चलो देखते हैं इसका क्या है मेन फंडा। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया एक विकास बैंक है। इसका उद्देश्य होता है कि विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे और टिकाऊ विकास के लिए फंडिंग देना।
कम इंटरेस्ट में फंडिंग देना, ताकि वो अपने जो बेसिक स्ट्रक्चर को सुधार सके, डेवलपमेंट कर सके और आगे अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सके। इसकी स्थापना के बारे में बात किया जाए तो मुख्य रूप से इसकी स्थापना 2014 में फोर्टालेजा सम्मेलन जो ब्राजील में हुआ था, उस समय इसका स्थापना हुआ था। हालांकि 2012 में जब दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उस समय इसकी नींव रख दी गई थी कि एक ऐसा बैंक की जरूरत पड़ेगी जिससे हम अपने जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने में सहायता कर सकते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो एनडीबी किसके देन है, तो ये भारत देश की देन है। इसका जो मुख्यालय है शंघाई चीन में स्थित है। अब बात करते हैं इनका मेन विशेषताएं क्या रही है। सभी सदस्य देश बराबर के भागीदारी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, उसमें जिनका पैसा ज्यादा है उनका वोटिंग राइट भी ज्यादा है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें सबका पैसा बराबर है, यानी सभी जितने भी देश हैं $20 बिलियन का फंड दिया हुआ है और $20 बिलियन से ये 1000 बिलियन का डॉलर फंड बन गया है। आज के डेट में बात किया जाए तो एनडीबी के पास $100 बिलियन का फंड है। तो इसमें सभी का वोटिंग राइट है। नीति निर्धारण में सभी की समान भागीदारी होती है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर केंद्रित किया जाता है और मल्टीलेटरिज्म को बढ़ावा देने का काम करता है। इसे मुख्य रूप से बात किया जाए तो ये जो वेस्टर्न बायस है उसको खत्म करने के लिए ही जैसे विश्व बैंक और आईएमएफ बैंक के विकल्प के रूप में इसे देखा जाता है। अब बात करते हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं, ये क्या कार्य करेगा। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कि बात करते हैं जो 17 भारत के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, इसके बारे में बात किया गया है। तो वो एक प्रकार से 17 गोल हैं। इसका उद्देश्य को पूरा करना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, यानी कहीं पे बड़ी इमारतें बनाना या कहीं पे ब्रिज बनाना, रेल प्रोजेक्ट करना, ये सब चीज में कहीं ना कहीं एनडीबी का योगदान रहता है। पारंपरिक संस्थाओं जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पर जो निर्भरता उनको कम करना। पूंजी के बारे में बात कर चुके हैं कि इसमें $100 बिलियन आता है, जिसमें सभी देशों का 20 बिलियन डॉलर का हिस्सेदारी है। अब बात करते हैं एनडीबी की कार्य प्रणाली क्या है। इसमें वोटिंग जो पावर है वो भी बता दिया है कि सभी देश का समान वोटिंग पावर होता है। इसमें निष्पक्षता से वोट दिया जाता है। प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो एनडीबी विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण देता है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर परिवहन के लिए, जल संसाधन वाटर मैनेजमेंट के लिए और स्मार्ट सिटी के लिए। ये सब मुख्य रूप से इन चीजों पर ये क्या करता है, लोन देने का कार्य करता है। बात करते हैं भारत और एनडीबी का किस तरह से संबंध है और कौन कौन से फंड दिए हैं जिससे भारत के विकास में एनडीबी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए फंड दिया था, मुंबई में मेट्रो परियोजना के लिए फंड दिया था, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए लगभग 250 मिलियन डॉलर का फंड दिया गया था। मध्य प्रदेश मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड प्रोजेक्ट जो बना था $350 मिलियन का। राजस्थान वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए फंड दिया गया था। बिहार रूरल रोड प्रोजेक्ट के लिए अगर बात किया जाए तो कुल अभी तक $4 बिलियन का अभी तक हमें लोन दे चुका है एनडीबी के द्वारा। बात करते हैं भारत और एनडीबी। भारत की भूमिका, भारत पहले से ही इनका संस्थापक सदस्य रहे हैं। एनडीबी के जो पहले अध्यक्ष जो केवी कामत था वो भी भारत के ही थे। भारत में एनडीबी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नाम यानी गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका जो कार्यालय है वो गुजरात में स्थित है। भारत को इससे लाभ होता है कि कम ब्याज दरों में ऋण मिल जाते हैं, स्थानीय मुद्रा में फंडिंग हो जाती है, जिससे डॉलर पर निर्भरता भी कम होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने अपने करेंसी से व्यापार करते हैं। करेंसी स्वीप का व्यापार करते हैं, यानी एक दूसरे देश अपने करेंसी यूज कर सकते हैं, यानी डॉलर का विकल्प भी बन जा रहा है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में मिशन में जैसे कि स्मार्ट सिटी, जल जीवन मिशन और भारतमाला योजना जैसे परियोजनाओं में भी ये महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे कि एनडीबी के पास कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि राजनीतिक असहमति, चीन और भारत के बीच तनाव बनी रहती है। इससे एनडीबी की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकते हैं। पूंजी सीमित, क्योंकि वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के मुकाबले पूंजी और नेटवर्क सीमित है। इनके पास मात्र $100 बिलियन का ही पूंजी है। तो नॉन ब्रिक्स देशों की एंट्री
अभी जैसे कि 2021-2024 में नॉन ब्रिक्स देशों की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में क्या, जैसे कि बांग्लादेश, यूएई जैसे देशों भी इसका सदस्य बन चुके हैं, जिससे संस्थान का स्वरूप बदल रहा है। इसलिए ये एक बड़ी चुनौती के रूप में भी कंसिडर किया जा रहा है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो एनडीबी एक साहसिक कदम है ब्रिक्स देशों की ओर से, लेकिन जो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था है उनको संतुलित करने की कोशिश भी करता है। हालांकि इसकी कुछ चुनौतियां हैं, फिर भी यहाँ विकासशील देशों के लिए एक विकल्प बन सकती है। आने वाला भविष्य में देखना पड़ेगा कि यदि पारदर्शिता, फंडिंग क्षमता, विस्तार सही ढंग से अगर होता है तो ये कहीं ना कहीं एनडीबी भविष्य के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे मजबूत वित्तीय संस्था बन सकता है, और आने वाले समय में जो विकासशील देश हैं उसको फंड के माध्यम से विकसित देश बना सकता है। तो ये जो इसका निर्माण किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय विकास के लिए किया गया था। यहाँ पे हम बात किए ब्रिक्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी ये जो देश है ये क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण होगा और विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण होगा। आने वाले समय में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे बैंकों को टक्कर देने का भी काम कर सकता है, अगर इनके जो सदस्य हैं ब्रिक्स की जितने भी जो मेन परमानेंट जो सदस्य हैं वो अगर इसमें अच्छे से भूमिका निभाते हैं तो ये विकासशील देशों को अच्छे से उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।